हेलो प्लस टू साइंस। तो बच्चों आज हम लोगों को पढ़ना है ईएमएफ ऑफ अ सेल एंड नस्ट इक्वेशन। बच्चों ईएमएफ ऑफ अ सेल पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ एक बेसिक सी टर्म्स हैं जो पता होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को, रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले डिस्कस करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में, रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में, उसके बाद हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो देखो बच्चों सुनो ध्यान से, आप लोगों के सिलेबस में जो अभी डिडक्शन हुआ है, आप लोगों का जो सिलेबस अभी रिड्यूस हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सेल्स और बैटरीज़ का पोर्शन आप लोगों के सिलेबस से काट दिया गया है। तो बच्चों पिछले साल जब भी आप लोगों के सिलेबस में था जिंक कॉपर सेल आप लोगों को पढ़ाया जाता था। ईएमएफ की तरफ जाने से पहले एक दो बेसिक सी चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ मैं, एक बार उनके ऊपर फोकस करो आप लोग। एक सेल पढ़ाया जाता था बच्चों जिसको बोला जाता था जिंक कॉपर सेल। समझो, थोड़ा सा बताता हूँ उसके बारे में, उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। ये मैंने बच्चों ले लिया, दो कंपार्टमेंट ले लिए मैंने। फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर मैंने लिया हुआ है बच्चों जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ZnSO4 सॉल्यूशन, और इसके अंदर मैंने ना इलेक्ट्रोड डिप की हुई है बच्चों। इसके अंदर इलेक्ट्रोड डिप की हुई है कुछ इस तरीके से, एक इलेक्ट्रोड डिप की हुई है। ये इस साइज़ की, इस शेप की क्यों बनाई है वो बताऊंगा आपको बाद में मैं। यहाँ एक दूसरी इलेक्ट्रोड डिप की हुई है। यहाँ जो इलेक्ट्रोड डिप की हुई है बच्चों वो मैंने जिंक इलेक्ट्रोड डिप की हुई है, जिंक की इलेक्ट्रोड ली हुई है मैंने। और यहाँ जो मैंने इलेक्ट्रोड ली हुई है बच्चों, ये सॉल्यूशन लिया मैंने, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया हुआ है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड डिप की हुई है बच्चों वो कॉपर इलेक्ट्रोड को मैंने डिप किया हुआ है। यहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड है, ध्यान से देखना। अभी सेल नहीं करवा रहा मैं आप लोगों को, सिर्फ यहाँ से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में आप लोगों को कुछ बताना है, उसकी तरफ मूव करना है हम लोगों को, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ। तो थोड़ा सा यहाँ से आप लोग उस चीज़ को क्लियरली समझ पाओगे। तो बच्चों क्या करते हैं, इसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड दिस इज कॉल्ड रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल होता क्या है, इनको एक एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे बच्चों एमीटर लगाया जाता है करंट वगैरह मेजर करने के लिए, और ये एक्सटर्नल वायर दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ ऐसे कनेक्टेड होती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है बच्चों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ये जो होता है आप लोगों का ये एनोड होता है, और इसको बोला जाता है बच्चों कैथोड। ये कैथोड होता है। तो एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। एनोड कौन सी होगी, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, जहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, उसको एनोड बोला जाएगा। यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, जिसका रिडक्शन होगा, उसको क्या बोला जाएगा, कैथोड बोला जाएगा। तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, तो करंट का फ्लो इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। और इस तरीके से ये एक सेल बन जाता है। इसमें और भी आगे चीज़ें आती हैं बच्चों, और भी आगे चीज़ें आती हैं जब हम इसको कंप्लीट पढ़ते हैं। यहाँ सॉल्ट ब्रिज लगाया जाता है, क्योंकि सेल थोड़ी सी देर बाद काम करना बंद कर देता है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वगैरह मेंटेन करने के लिए यहाँ सॉल्ट ब्रिज लगाया जाता है। तो मैं सॉल्ट ब्रिज की बात अभी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आप लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस इलेक्ट्रोड से, ये जो इलेक्ट्रोड है, जिंक का जो इलेक्ट्रोड है, ये था सॉलिड फॉर्म में। क्लियर है जी। अब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो Zn+2 में कन्वर्ट हो गया। सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से आयन पहले से पड़े थे, Zn+2 आयन, और कौन से, सल्फेट आयन। यहाँ कौन कौन से आयन पहले से पड़े थे बच्चों, यहाँ पड़े थे कॉपर+2 आयन और सल्फेट 2- आयन पहले से पड़े थे सर। कॉपर+2 SO4 2-, यहाँ जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था, तो Zn+2 एंड SO4 2- आयन पहले से पड़े थे। तो जो जिंक सॉलिड होगा वो आयनाइज होगा Zn+2 में, Zn+2 आयन में ये आयनाइज होगा, और यहाँ से बच्चों ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो दो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे थ्रू दिस एक्सटर्नल सर्किट, और कॉपर इलेक्ट्रोड के थ्रू जाएंगे यहाँ सॉल्यूशन में कौन से आयन पड़े हैं, सॉल्यूशन में पड़े हैं कॉपर+2 एक्वस में, और ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर सॉलिड में। और ये जो कॉपर सॉलिड होगा ये इस इलेक्ट्रोड के ऊपर यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा।
ठीक है। तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका मास टाइम के साथ साथ घटता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। इसलिए मैंने इस इलेक्ट्रोड को इस शेप में बनाया है। टाइम के साथ साथ इसका मास कम होता जाएगा, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका मास टाइम के साथ साथ बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कॉपर सॉलिड इकट्ठा होता जाएगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड है, जिसका रिडक्शन हो रहा है बच्चों वो कैथोड है। तो जिस हाफ कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको बोला जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और जिस हाफ कंपार्टमेंट में रिडक्शन हो रहा है बच्चों उसको बोला जाएगा रिडक्शन हाफ सेल। ये रिडक्शन हाफ सेल रहेगा, और ये क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रहेगा। तो बच्चों जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड, जिसका रिडक्शन हो रहा है कैथोड, तो एनोड के या किसी भी इलेक्ट्रोड के, एनोड छोड़ो, किसी भी इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी को बोला जाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। किसी भी इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी को बोला जाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और किसी भी इलेक्ट्रोड के रिड्यूस होने की टेंडेंसी को बोला जाता है रिडक्शन पोटेंशियल। दोबारा बोल रहा हूं मैं, किसी भी इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी को, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी मतलब उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी को बोला जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इस इलेक्ट्रोड के रिड्यूस होने की टेंडेंसी को बोला जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। कि इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी कितनी है उसको बोला जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल, और इसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कितनी है उसको बोला जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब एक बात का जवाब दो बच्चों, कि जिंक है, ये बात सोचो, जिंक है, जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब जिंक के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है, और कॉपर के रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिंक कभी भी रिड्यूस नहीं हो सकता। जिस भी इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होगी उसकी कहीं ना कहीं रिड्यूस होने की टेंडेंसी भी होगी, और जिस इलेक्ट्रोड के रिड्यूस होने की टेंडेंसी होगी उसकी कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी भी होगी। लेकिन बच्चों, जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जिंक के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी तो ज्यादा होगी, लेकिन रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कॉपर इलेक्ट्रोड के रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उतनी ही कम हो जाएगी, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उतनी ही कम हो जाएगी। तो जिंक के क्योंकि ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और इसका यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और कॉपर के रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन होगा, और ये एज ए कैथोड काम करेगा। अब सर ये कहाँ से पता चलेगा कि किसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है या किसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है? बच्चों आपकी बुक के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी हुई है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपकी बुक के अंदर दी हुई है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ दी हुई हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ दी हुई हैं या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो एक सीधी सी लाइन में आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जिस इलेक्ट्रोड का, उस सीरीज में आप लोग देखना, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, और जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, और जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। जैसे अब मैं जिंक की बात करता हूँ, यहाँ पे जिंक के लिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहता है वो रहता है प्लस 0.76 वोल्ट, जिंक के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और कॉपर के लिए रिडक्शन पोटेंशियल रहता है, कॉपर के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल रहता है वो रहता है प्लस 0.34 वोल्ट, प्लस 0.34 वोल्ट। अब अगर मेरे को जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है और मैं चाहता हूं कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल दूं, किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर आप लोगों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, आप चाहते हो कि उसी इलेक्ट्रोड का आप लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो माइनस साइन के साथ उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकल जाएगा। मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, 0.76 वोल्ट, तो इसका जिंक का ही रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस 0.76 वोल्ट।
सिर्फ माइनस साइन लगा दो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है, तो अगर किसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है एंड यू वांट टू कन्वर्ट दैट रिडक्शन पोटेंशियल इनटू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो सिर्फ एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा आप लोगों को। तो जो वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा सर -0.34 वोल्ट। बात समझ आ रही है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिस इलेक्ट्रोड का जितना ज़्यादा, उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा। जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा, उसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा, या इसको बोल दूं मैं, उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा, उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा। अब यहाँ देखो बच्चों, इधर देखो, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो था 0.76 वोल्ट और कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, -0.34 वोल्ट। माइनस, ये कम है, ये कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। और अगर जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो जिंक यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और कॉपर क्या होगा, रिड्यूस होगा। कॉपर क्या होगा, रिड्यूस होगा। या ऐसे समझ लो, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, +0.34 वोल्ट, लेकिन अगर मैं जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल देखता हूं तो -0.34 वोल्ट है। तो रिड्यूस कौन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। दो इलेक्ट्रोड दी हुई हैं, दोनों इलेक्ट्रोड में से कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस होगा, आप लोगों को चेक करना होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दोज इलेक्ट्रोड्स। जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। समझ रहे हो। अब रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ज्यादा है लेकिन जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो कॉपर तो रिड्यूस होगा और जिंक क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और वही हो रहा है। ठीक है जी बच्चों, तो ये था कुछ एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। अब देखो हम लोग आगे मूव करते हैं, ईएमएफ ऑफ अ सेल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ईएमएफ ऑफ अ सेल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बच्चों आप लोग पढ़ लेना, वहाँ वैल्यूज़ दी हुई हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ दे रखी हैं सारी की सारी, वो आप लोग देख लेना। जैसे जिंक कॉपर सेल की बात करी है बच्चों, मैंने बात करी है यहाँ पे जिंक कॉपर सेल की बात करी है। तो जिंक कॉपर सेल में जो जिंक होता है बच्चों, इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है +0.76 वोल्ट, +0.76 वोल्ट, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.76 वोल्ट। बच्चों मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कन्वर्ट कर देता हूँ रिडक्शन पोटेंशियल में विद माइनस साइन लगा दो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कॉपर की बात करता हूँ तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है बच्चों +0.34 वोल्ट, ठीक है। और अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा -0.34 वोल्ट। बस माइनस साइन लगा दो, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिडक्शन पोटेंशियल जस्ट बाय अप्लाइंग अ माइनस साइन विद द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू के साथ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के साथ मैं माइनस लगा दूंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू थी 0.34 वोल्ट, उसके साथ माइनस लगा दो तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से कंपेयर कर लो, ये देखो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है बच्चों, जिंक का। तो अगर जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रोड को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाएगा ना, तो ऑक्सीडाइज कौन होगा वहाँ, ऑक्सीडाइज होगा जिंक, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर। और अगर जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो रिड्यूस कौन होगा, कॉपर होगा। या ऐसे देख लो, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ज़्यादा है, और रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का क्या है, कम है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। अगर ये रिड्यूस होगा तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, सीधी सी बात है। तो अगर मैं जिंक कॉपर सेल बनाता हूँ तो जिंक हमेशा वहाँ क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और कॉपर वहाँ क्या होगा, रिड्यूस होगा, कॉपर रिड्यूस होगा। ठीक है जी बच्चों, तो ये था। अब जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाना है वो पढ़ाना है ईएमएफ ऑफ अ सेल। ईएमएफ ऑफ अ सेल, किसी सेल का अगर मैं ईएमएफ कैलकुलेट करता हूँ, ईएमएफ ऑफ अ सेल, ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, देखो। हाँ जी बच्चों, मैं ये कहता हूँ कि मान लो ये
जिंक इलेक्ट्रोड ले लिया, ये मैंने क्या ले लिया, कॉपर इलेक्ट्रोड ले लिया। मैं लिखता हूँ ये क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड है, और ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड है। मैं अभी बता चुका आप लोगों को जिंक के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, प्लस 0.76 वोल्ट, और कॉपर के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, प्लस 0.34 वोल्ट, प्लस 0.34 वोल्ट। तो अगर दो इलेक्ट्रोड को मैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ ना बच्चों, ये हाफ सेल बना दिया मैंने, इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल रहा था क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसको रिडक्शन हाफ सेल बोल रहा था क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। अगर मैं दो हाफ सेल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ ना, एक कंप्लीट सेल बनाने के लिए दो हाफ सेल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया for the formation of a complete cell, half cell oxidation half cell and this is reduction half cell. If we are connecting both these half cells for the formation of a complete cell, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तभी होगा अगर दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो, अगर दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो, और वही पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो तभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा एनोड से कैथोड की तरफ। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, सेल नहीं बनेगा। अगर दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है तभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और वही पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाने के लिए। और अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF ऑफ अ सेल। तो ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या रहेगा, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, ये कैसे निकाला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का तरीका है बच्चों, सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का तरीका है, फॉर्मूला लिखा जाता है ई सेल, EMF ऑफ अ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर अ सेल कैसे लिखा जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इसको ऐड कर दूंगा मैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड में। समझो ध्यान से इस फॉर्मूले को, आपकी बुक में फॉर्मूला रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में लिखा हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में ये फॉर्मूला आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, वहां भी आ रहा हूँ, पहले जो मैं बोल रहा हूँ एक बार उसकी तरफ फोकस करो। ये कह रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ऐड कर दूंगा कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में। एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है प्लस 0.76 वोल्ट और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल होता है प्लस 0.34 वोल्ट, प्लस 0.34 वोल्ट, दोनों को ऐड करो बच्चों, ये हो जाएगा 10 और 11, 1.10 वोल्ट। यह आ जाएगा बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस या EMF ऑफ जिंक कॉपर सेल। जिंक कॉपर सेल का EMF निकाल दिया मैंने, बात क्लियर है। तो फॉर्मूला क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में ऐड कर दो, या क्या हो सकता है, एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में से कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस कर दो तो भी निकल जाएगा, क्योंकि इसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। हर एक लाइन को ध्यान से सुनना। और इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अभी बताया था मैंने आप लोगों को कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है प्लस 0.76 वोल्ट। तो अगर मैं जिंक का ये रिडक्शन पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ तो वो कैसे निकलेगा, माइनस 0.76 वोल्ट। ऐसे ही कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या दिया हुआ है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है प्लस 0.34 वोल्ट। अगर मैं कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ तो माइनस साइन लगा दूंगा। अब इन वैल्यूज़ की तरफ ध्यान से देखो, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना है लेकिन कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, ये है। किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, अभी बताया था मैंने आप लोगों को, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है। तो इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में से इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस कर दो तो भी ई सेल निकल जाएगा। ई सेल का दूसरा फॉर्मूला, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड में से
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड को माइनस कर दो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड को माइनस कर दो। एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है देखो, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है प्लस 0.76 वोल्ट, माइनस कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस साइन के साथ 0.34 वोल्ट। तो कितना आ गया, ये आ गया प्लस 0.76 वोल्ट प्लस 0.34 वोल्ट। तो ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, प्लस 1.10 वोल्ट। वही आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक जो फॉर्मूला आपकी बुक के अंदर लिखा होता है वो रहता है ई सेल निकालने का फॉर्मूला, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड में से रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड को माइनस कर दो। अरे इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है। बात समझ रहे हो ना। तो या तो इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में से इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस कर दो, एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में से कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस कर दो तो भी सेम आंसर आएगा, या कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस कर दो तो भी सेम आंसर आएगा। ये फॉर्मूला आपकी बुक के अंदर लिखा होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। बुक में लिखते हैं कैथोड माइनस एनोड, सीधा पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ एनोड, ऐसे कर देते हैं। लेकिन वो होता क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल उसमें से माइनस कर दूंगा एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। अब कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, ये देखो, ये है प्लस 0.34 वोल्ट, माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, माइनस 0.76 वोल्ट। तो ऐड करूंगा तो सेम वही आएगा, प्लस 1.10 वोल्ट, सेम आंसर आएगा। इस चीज़ को देख लो ध्यान से बच्चों। आप जो फॉर्मूला याद रख सको वो याद रखो, ये बोलो या ये बोलो या ये बोलो, बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। देख लो एक बार, मैं क्लियर करता हूँ दोबारा फिर। देखो भाई बच्चों, देखो एक बार ध्यान से दोबारा बताता हूँ। ये एनोड है, इसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। ये कैथोड है, इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। अब अगर इसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ही कम हो जाएगी, और इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो इसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा मिलेगा, और इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा मिलेगा। ठीक है जी। अब जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था प्लस 0.76 वोल्ट, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस 0.76 वोल्ट। ऐसे ही कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या था, प्लस 0.34 वोल्ट। ये वैल्यू सर आपने कहाँ से लिखी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से लिखी है, वहाँ से देख लेना आपकी बुक से। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस 0.34 वोल्ट, माइनस साइन लगा दूंगा। तो बच्चों अब ये अगर एक एनोड और कैथोड को मैंने कनेक्ट कर दिया तो सेल बन गया। अब सेल का ईएमएफ कैसे निकलेगा, तीन तरीके हैं, आप कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई करो तीनों में से। या तो इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में इसका रिडक्शन पोटेंशियल ऐड कर दो, बात खत्म। इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के अंदर, एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के अंदर कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ऐड कर दो, वही किया हुआ है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड के अंदर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड को ऐड कर दिया तो सेल का ईएमएफ निकल गया। बात क्लियर है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं जानता हूं कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, तो इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में से इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस कर दो। तो एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में से कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस कर दिया। एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था 0.76 वोल्ट और कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था माइनस साइन के साथ 0.34 वोल्ट, तो इसको माइनस कर दिया तो भी सेम आंसर आएगा। या तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, इसके रिडक्शन पोटेंशियल में से इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस कर दो, कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस कर दो, तो कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस कर दिया तो भी क्या निकलेगा, सेम आंसर आएगा। ये फॉर्मूला आपकी बुक के अंदर दिया होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड करके। ठीक है, तो ईएमएफ की डेफिनेशन क्या बनती है बच्चों, ईएमएफ की डेफिनेशन कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती है, वो देख लो। ईएमएफ की डेफिनेशन होती है, हाँ जी बच्चों, ईएमएफ होगा ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, ईएमएफ ऑफ अ सेल,
ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसी को बोला जाता है ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो बोलोगे द पोटेंशियल डिफरेंस which is responsible for the flow of electron from anode to cathode through external circuit is called हाँ जी, उसको क्या बोला जाएगा बच्चों? is called EMF of a cell, is called EMF of a cell। EMF मतलब के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या ऐसे लिख सकते हो द ड्राइविंग फोर्स, द पोटेंशियल डिफरेंस विच विल एक्ट एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द पोटेंशियल डिफरेंस विच विल एक्ट एज अ ड्राइविंग फोर्स for the flow of electron from anode to cathode through external circuit is called EMF of a cell, electromotive force of a cell। तो इसको बोला जाएगा सेल पोटेंशियल। तो EMF ऑफ अ सेल निकालने का फॉर्मूला या तो एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ऐड कर दो, या एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में से कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस कर दो, या कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस कर दो। तीनों एक ही बात है, एक ही फॉर्मूले से तीनों चीज़ें निकली हैं, वो मैं आप लोगों को बता चुका। बेसिक फार्मूला ये है, इसी से ये बना है और इसी से ये फार्मूला बना है। फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट होता है बच्चों तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो। अब आगे देखो, ये था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बच्चों, सेल पोटेंशियल के बारे में। अब जो ये सेल पोटेंशियल होता है बच्चों, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे भी कैलकुलेट करते हैं हम। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये है बच्चों, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला EOP, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको लिख दूं मैं E नॉट OP, तो इसको बोलूंगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या ऐसे लिख दो ESOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। या मैंने बोल दिया E नॉट RP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो ESRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा बच्चों, ये कैसे लिया जाता है? स्टैंडर्ड वर्ड का यूज़ कब किया जाता है? अगर तो जो मैं सेल बना रहा हूँ, जो मैंने इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, वहाँ पे मैंने एग्जैक्टली कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कितनी दे रखी है? 1 मोलर कंसंट्रेशन ली हुई है। अगर मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर सेल लिया हुआ है बच्चों, अगर मैंने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर ली है, टेम्परेचर एग्जैक्टली स्टैंडर्ड ले लिया, कितना मैं कहता हूँ 298 केल्विन टेम्परेचर ले लिया, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लिया, प्रेशर कितना ले लिया 1 एटमॉस्फेयर ले लिया। अगर मैं सारी स्टैंडर्ड कंडीशन लेके चल रहा हूँ तो उस टाइम पे जो मैं सेल का EMF निकालूंगा या हाफ सेल का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल निकालूंगा, तो वो क्या निकलेगा? E नॉट OP या E नॉट RP। ऐसे ही क्या हो जाएगा? E नॉट सेल। E नॉट सेल कैसे लिखा जाएगा फिर? E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका? एनोड का, प्लस E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ये फंडा है और कुछ नहीं है। अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर EMF निकाल रहा हूँ सेल का, कंप्लीट सेल का या हाफ सेल का, अगर मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूँ तो बच्चों उसको क्या बोला जाएगा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड EMF ऑफ अ सेल, E नॉट सेल। ठीक है, तो ये है स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है बच्चों। अब एक चीज़ और है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में बताता हूँ। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोला जाता है उसको, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कोई भी, अगर मान लो मैं ये ले लेता हूँ, मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया, जिंक का इलेक्ट्रोड, ये कौन सा सॉल्यूशन लिया बच्चों? मैंने ये सॉल्यूशन ले लिया, मैंने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ये लिया मैंने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और इसके अंदर इलेक्ट्रोड कौन सा लगाया मैंने? इसके अंदर इलेक्ट्रोड लगाया मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड।
इस हाफ सेल का ना मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ, इस हाफ सेल का मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ, चाहे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। लेकिन मैंने सिर्फ हाफ सेल दिया आप लोगों को, और मैं आप लोगों को ये बोलूँ कि इस हाफ सेल का आप मेरे को ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल निकाल के बता दो, तो आप लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक इसके साथ कोई दूसरा इलेक्ट्रोड कनेक्ट ना किया जाए। अगर मैं सिर्फ आप लोगों को ये हाफ सेल दे रहा हूँ तो आप इसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। आप बोलोगे कि सर हाफ सेल का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल, अकेले हाफ सेल का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल में नहीं कैलकुलेट कर सकता जब तक आप कोई दूसरा हाफ सेल ना दो जिसके साथ कनेक्ट करके मैं उसका पोटेंशियल बता सकूं। तो जो दूसरा हाफ सेल एज अ रेफरेंस हाफ सेल यूज़ किया जाता है या रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है, वो कौन सा होता है? वो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोला जाता है, उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो दूसरा यूज़ किया जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है जी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब मैं अभी तो थोड़ी देर पहले तो आपको जिंक कॉपर के बारे में बता रहा था, अब मैं इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करता हूँ। सर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? ये होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैंने सॉल्यूशन ले लिया, सॉल्यूशन लिया मैंने, यहाँ HCl का सॉल्यूशन लेता हूँ बच्चों में, लेकिन सॉल्यूशन जो मैं लूँगा ना यहाँ पे, सॉल्यूशन जो मैं यहाँ लूँगा वो स्टैंडर्ड ही लेना पड़ेगा। 1 मोलर HCl सॉल्यूशन ले लिया, तभी तो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अभी बताया था स्टैंडर्ड वर्ड कहाँ यूज़ करोगे। अगर आप स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन ले रहे हो, वो कितनी लिया मैंने? 1 मोलर। और उसके अंदर बच्चों ये एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसको मैं एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करता हूँ। रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करता हूँ मतलब मैं इसका यूज़ करके किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकाल सकता हूँ और रिडक्शन पोटेंशियल भी निकाल सकता हूँ। तो इसको एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और इसका नाम होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अगर मैं जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? इस जिंक इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दूंगा, एक सेल बनाऊंगा और सेल का पोटेंशियल नोट करूंगा, सेल का पोटेंशियल नोट करूंगा और वहां से फॉर्मूला लगा दूंगा फिर ई सेल, ई नोड सेल इज इक्वल टू ई नोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड प्लस ई नोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और ये इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की एक खास बात होती है, इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की एक खास बात होती है कि इसका जो ई नोड OP होता है या ई नोड RP होता है वो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। इसलिए इसको एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनता कैसे है? 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, और इसके अंदर बच्चों हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एक प्लेटिनम की फॉयल डिप करी जाती है, ये प्लेटिनम का पीस यहाँ पे डाला जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस एंटर करवाता हूँ बच्चों में, H2 गैस यहाँ से एंटर करवाता हूँ H2, और यहाँ से H2 बाहर निकलती है। अब ये H2 कब एंटर करेगी, कब बाहर निकलेगी? इस हाफ सेल की एक खास बात होती है, ये एज अ ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी यूज़ किया जा सकता है और ये एज अ रिडक्शन हाफ सेल भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी 0 होती है और इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होती है? 0 होती है। तो इसको एज अ ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी यूज़ कर सकता हूँ और इसको एज अ रिडक्शन हाफ सेल भी यूज़ कर सकता हूँ। अब कब तो ये एज अ ऑक्सीडेशन हाफ सेल यूज़ होगा और कब ये एज अ रिडक्शन हाफ सेल यूज़ होगा? ये एज अ रिडक्शन हाफ सेल तब यूज़ होगा, सुन लो ध्यान से, ये एज अ रिडक्शन हाफ सेल तब यूज़ होगा जब इसके साथ वाला जो हाफ सेल है उस हाफ सेल की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू इससे ज़्यादा हो, उस हाफ सेल के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू इससे ज़्यादा हो। समझ रहे हो? अब इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू 0 वोल्ट है सर। लेकिन अभी बताया था ये कैलकुलेट करोगे आप मैथमेटिकली, लेकिन जो आपकी सीरीज़ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ उसके अंदर दी है बच्चों वैल्यू, इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? 0.76 वोल्ट। अगर मैं दोनों को कनेक्ट करूँगा इस हाफ सेल को, ये वैल्यू अगर मान लो मैं पहले जानता नहीं हूँ तो मैं क्या करूँगा? इसको इसके साथ कनेक्ट करूँगा, सेल बनाऊँगा, यहाँ क्या लगाऊँगा? ये अपना एमीटर लगाऊँगा और यहाँ से बच्चों मैं करंट नोट करूँगा,
और सेल पोटेंशियल निकाल लूँगा। सेल पोटेंशियल निकाल के मैं यहाँ पुट करूँगा, ये पता है मेरे को 0 होगा, सेल पोटेंशियल की वैल्यू जितनी भी आएगी, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, ई नॉट ओ पी निकल जाएगा जिंक के लिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल जाएगा जिंक के लिए। तो ये तो तरीका है, ये प्रैक्टिकल मेथड है कि अगर मैं किसी भी हाफ सेल का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ तो मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके निकाल सकता हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ये खास बात है कि उसके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब कब ये रिडक्शन हाफ सेल की तरह यूज़ होगा, अगर मैंने जिंक के साथ कनेक्ट कर दिया, इसको जिंक के साथ कनेक्ट किया तो जिंक के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.76 वोल्ट और इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। तो किसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, जिंक के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर जिंक को हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करूंगा ना तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ से यहाँ जाएगा, ये ऑक्सीडाइज होगा और ये क्या होगा, रिड्यूस होगा। समझ रहे हो। और अगर इसको किसी ऐसे हाफ सेल के साथ कनेक्ट कर दिया, किसी ऐसे हाफ सेल के साथ कनेक्ट कर दिया जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इससे ज़्यादा हो, तो वो रिड्यूस होगा और ये वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो इसकी खास बात ये है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह भी काम कर सकता है और रिडक्शन हाफ सेल की तरह भी काम कर सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल जिस हाफ सेल के साथ इसको कनेक्ट किया जाएगा। अब इसमें रिएक्शंस कैसे होंगी, अगर मान लो ये ऑक्सीडाइज होता है, अब सॉल्यूशन में H+ और Cl- आयन घूम रहे हैं, H+ और Cl- आयन घूम रहे हैं। अब यहाँ जैसे अगर मैं जिंक के साथ कनेक्ट करूँ तो सर इसमें रिएक्शन कैसे होंगी, इसमें रिएक्शन ऐसे होंगी, जिंक सॉलिड फॉर्म में है, जिंक सॉलिड फॉर्म में है, ये जिंक इलेक्ट्रोड सॉलिड फॉर्म में है, ये ऑक्सीडाइज होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा तो Zn+2 क्या बनाएगा, एक्वस बनाएगा और कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये तो हो गई ऑक्सीडेशन हाफ सेल की रिएक्शन। रिडक्शन हाफ सेल, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो ये मूव करेंगे प्लेटिनम फॉइल के थ्रू सॉल्यूशन में जाएंगे और जो ये H+ आयन है, ये जो H+ आयन है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, ये जो H+ आयन है एक्वस में लिख लो आप, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी बाहर। तो ये एज अ रिडक्शन हाफ सेल यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, रिडक्शन हाफ सेल यहाँ पे काम कर रहा है। बात क्लियर हो रही है। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, ओवरऑल इक्वेशन आप लोग लिख लोगे, ये जिंक सॉलिड आ जाएगा, ये आ जाएगा 2H+ आयन, ये क्या जाएगा बच्चों, ये जाएगा Zn+2 एक्वस और हाइड्रोजन गैस लो। और इसी को मैं एज अ ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी यूज़ कर सकता हूँ। किसी ऐसे हाफ सेल के साथ कनेक्ट कर दूँ, किसी ऐसे हाफ सेल के साथ कनेक्ट कर दूँ जिसका बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल इससे ज़्यादा हो, तो वो रिड्यूस हो जाएगा और ये वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली मैं ई सेल कैलकुलेट कर लूँगा, EMF निकाल लूँगा सेल का, वो यहाँ पुट करूँगा, ठीक है, और हाइड्रोजन का 0 होगा तो उस हाफ सेल का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इसको एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है। और वहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, ये तो तब है अगर ये एज अ रिडक्शन हाफ सेल यूज़ हो रहा है, तब ये रिएक्शन होती है इसकी। अगर ये एज अ ऑक्सीडेशन हाफ सेल यूज़ हो रहा है तो ऑक्सीडेशन में जो ये H2 है ना, H2 बच्चों ये ऑक्सीडाइज होगा, H2 है जो हाइड्रोजन है बच्चों, ये ऑक्सीडाइज होगा किसमें, 2H+ आयन में, और कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ये जो हाइड्रोजन यहाँ से एंटर करेगा ये ऑक्सीडाइज होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके वायर के थ्रू जाएंगे क्योंकि एज अ ऑक्सीडेशन हाफ सेल वहाँ पे यूज़ हो रहा होगा, और वो 2 इलेक्ट्रॉन सामने वाले रिडक्शन हाफ सेल में चले जाएंगे। तो ये वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह जब ये यूज़ करेंगे तो ये रिएक्शन होगी इसकी, हाफ सेल रिएक्शन, और जब रिडक्शन हाफ सेल की तरह यूज़ करेंगे तो ये रिएक्शन होगी इसकी। ठीक है जी बच्चों, तो इसको एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है। इसकी थ्योरी आपकी बुक में दी हुई है, वहाँ से पढ़ लेना बच्चों। अब हम आगे मूव करते हैं नस्ट इक्वेशन पे। लो जी बच्चों, आगे पढ़ते हैं नस्ट इक्वेशन। सारी चीज़ों को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझो जो मैं बोल रहा हूँ, तभी आप लोग इन सब चीज़ों को क्लियर कर पाओगे। है कुछ नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो फॉर्मूला आप लोगों को बताया उस फॉर्मूले के ऊपर फोकस करो, वहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं सीधे आपके पेपर में। जो आएगा पेपर में जो आएगा वो ये है, इसको बोला जाता है नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन बोला जाता है। अगर मेरे पास कोई हाफ सेल है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला है EOP इज इक्वल टू E0 OP माइनस RT बाय NF
रुको रुको रुको, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ पहले। मान लो कोई मेटल है, वो सॉलिड फॉर्म में पड़ा है बच्चों, और वो मेटल आयनाइज हो गया, Mn+ एक्वस में चला गया मान लो, और n इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो यहाँ पे इसका क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। तो ये जो एक सेल है, ये इलेक्ट्रोड है, ये सॉल्यूशन है, मान लो वही ले लेता हूँ मैं, जिंक सल्फेट ले लिया मैंने, और ये कौन सा है, मैंने ले लिया जिंक इलेक्ट्रोड है, और इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है सर, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। आगे मान लो कॉपर कनेक्ट किया हुआ है इसके आगे, तो वहाँ क्या होगा, रिडक्शन होगा। इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, मैं इस हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ। तो इसके लिए नस्ट ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी, एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया कि हाफ सेल का आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल इस मैथमेटिकल इक्वेशन से निकाल सकते हो। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये याद करनी पड़ेगी आप लोगों को, EOP = E0OP - RT/NF। नेचुरल लॉग जो राइट साइड पे कंसंट्रेशन है उसको ऊपर लिखोगे, जो लेफ्ट साइड पे कंसंट्रेशन है उसको नीचे लिखोगे, ये ध्यान रखना बस। तो जो राइट साइड पे आ रहा है वो आएगा Mn+ इसकी कंसंट्रेशन, और जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है वो ऐसा लिखा जाएगा, ये सॉलिड फॉर्म में यहाँ नीचे, और ये क्या आ गया, एक्वस आ गया। लो भाई बच्चों, ये है नस्ट इक्वेशन। क्या निकालने के लिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने के लिए हाफ सेल का। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है तो रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ये इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, मैं कहता हूँ कि मान लो यही है, लो इसी को ले लो बच्चों, Mn+ है, ये था एक्वस में, कितने n इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, n इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखना चाहता हूँ तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखने का फॉर्मूला बाय नस्ट इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड नस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नस्ट इक्वेशन फॉर अनदर हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, दिस इज फॉर ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो E0RP - RT/NF नेचुरल लॉग, यह आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ मेटल सॉलिड डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ मेटल Mn+, और यहाँ लिखा जाएगा बच्चों एक्वस, ये हो जाएगा फॉर रिडक्शन हाफ सेल के लिए नस्ट इक्वेशन। बात क्लियर है जी। EOP = E0OP - RT/NF नेचुरल लॉग Mn+ मेटल सॉलिड। जो मैं सीधा ये बोल रहा हूँ आप लोगों को, नस्ट इक्वेशन में जो राइट साइड लिखा होगा उसको ऊपर लिख देना है यहाँ पे, और जो लेफ्ट साइड पे लिखा होगा उसको नीचे लिखना है आप लोगों को। समझ रहे हो बात। जैसे अब मैं जिंक कॉपर से ही बता देता हूँ आप लोगों को, जिंक कॉपर से बता देता हूँ। मैंने ले लिया जिंक कॉपर सेल ले लिया, मैं पहले हाफ सेल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल लिख के बता रहा हूँ। मैंने लिया पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ध्यान से देखना बच्चों इस चीज़ को, ऑक्सीडेशन हाफ सेल जिंक सॉलिड फॉर्म में था, ऑक्सीडाइज हो गया था किसमें, Zn+2 में, Zn+2 एक्वस में गया, और कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखा जाएगा, EOP E0OP - RT/NF नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयन एक्वस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Zn सॉलिड। ये है हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऐसे ही क्या होगा दूसरा क्या होगा बच्चों, दूसरा होगा सर रिडक्शन हाफ सेल, दूसरा होगा रिडक्शन हाफ सेल। तो रिडक्शन हाफ सेल कौन सा होगा, Cu+2 आयन थे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा था, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल अगर मैं लिखना चाहूँगा तो ये लिखा जाएगा E0RP - RT/NF नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सॉलिड डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 एक्वस में, Cu+2 एक्वस में। लो जी बच्चों, ये है रिडक्शन पोटेंशियल फॉर दिस रिडक्शन हाफ सेल। क्लियर है। ये मैंने जनरल लिखवा दिया था एक आप लोगों को, ये मैंने एक जनरल लिखवा दिया था। अभी मैं एग्जांपल देके क्लियर कर रहा हूँ। ये एग्जांपल दे दिया मैंने जिंक कॉपर सेल का।
बात क्लियर है? तो नस्ट इक्वेशन ना सिर्फ हाफ सेल के ऊपर ही अप्लाई नहीं होती, वो कंप्लीट सेल पे भी अप्लाई होती है। तो कंप्लीट सेल का पोटेंशियल कैसे निकाला जाएगा? कंप्लीट सेल का पोटेंशियल ऐसे निकाला जाएगा, देखो कंप्लीट सेल का पोटेंशियल निकालने का तरीका है बच्चों, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल था, ये रिडक्शन हाफ सेल था, दोनों को आपस में क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा। मैंने यहां लिया जिंक किसमें? सॉलिड में, ये कन्वर्ट हो गया Zn+2 एक्वस में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और ये है कॉपर+2 एक्वस में 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये कन्वर्ट हो गया कॉपर सॉलिड में, ये है रिडक्शन हाफ सेल। दोनों को ऐड करूंगा तभी तो पूरा का पूरा पूरे के पूरे सेल की रिएक्शन लिखी जाएगी बच्चों। तो इसको मैं लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तो ये रिएक्शन हो गई, और ये रिएक्शन किसकी हो गई? ये हो गई रिडक्शन हाफ सेल की, ये रिएक्शन हो गई। अब मैं क्या करता हूं? दोनों को ऐड कर देता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो ये आ गया जिंक सॉलिड प्लस copper+2 आयन एक्वस, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू Zn+2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, ये आ गई भाई ओवरऑल इक्वेशन बच्चों। दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन फॉर द कंप्लीट सेल। जब जिंक कॉपर हाफ सेल्स को आपस में कनेक्ट कर दूंगा तो कंप्लीट सेल बन जाएगा जिंक कॉपर सेल, उसके लिए ये कंप्लीट रिएक्शन बनेगी। अब इस कंप्लीट रिएक्शन का अगर मैं सेल पोटेंशियल लिखना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ नस्ट इक्वेशन, तो वो कैसे लिखा जाएगा? वो ऐसे लिखा जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस वही सेम RT/NF नेचुरल लॉग, जो राइट साइड कंसंट्रेशन, जो राइट साइड टर्म्स है उनकी कंसंट्रेशन ऊपर लिखी जाएगी, और जो लेफ्ट साइड कंसंट्रेशन टर्म्स है, जो लेफ्ट साइड टर्म्स है उनकी कंसंट्रेशन नीचे लिखी जाएगी। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं Zn+2 आयन की कंसंट्रेशन एक्वस में इनटू कॉपर सॉलिड की कंसंट्रेशन ऊपर प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट में, और ये नीचे आएगा बच्चों जिंक सॉलिड की कंसंट्रेशन और हाँ जी copper+2 एक्वस की कंसंट्रेशन, ये आ जाएगा। ये बन गई कंप्लीट सेल की रिएक्शन। ये थी हाफ सेल की रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। दिस इज फॉर द कंप्लीट सेल। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल को जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देता हूं तो ये नस्ट इक्वेशन उसके लिए आ गई। ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया एक जिंक कॉपर का, समझ रहे हो? अच्छा, एक चीज है, जो प्योर सॉलिड होगा उसकी कंसंट्रेशन को आप लोगों को 1 लेना होगा बच्चों। जो प्योर सॉलिड है उसकी कंसंट्रेशन को क्या लेना होगा? 1 लेना होगा। तो प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन को, प्योर सॉलिड उसकी जो कंसंट्रेशन होगी उसको आप क्या पुट करोगे? 1 पुट करोगे। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT/NF नेचुरल लॉग, ये आ जाएगा Zn+2 एक्वस डिवाइड बाय Zn+2 एक्वस डिवाइड बाय ये सॉलिड 1, ये भी प्योर सॉलिड है, इसकी कंसंट्रेशन भी 1, ये आ जाएगा copper+2 एक्वस, ऐसे लिखा जाएगा। ये आ गई नस्ट इक्वेशन फॉर द कंप्लीट सेल, नस्ट इक्वेशन फॉर द कंप्लीट सेल, एंड दिस इज द नस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल। यहाँ भी सॉलिड 1 पुट कर देना, ऊपर आ जाएगा Zn+2 एक्वस डिवाइड बाय 1, और ये आ जाएगा कॉपर सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 डिवाइड बाय copper+2 एक्वस। ठीक है जी बच्चों, ये कंप्लीट सेल की हो गई इक्वेशन, ये हाफ सेल की इक्वेशन, ये भी हाफ सेल की इक्वेशन। ये मैंने डायरेक्ट लिख दी। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे ना, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो भी यही चीज़ आएगी, ई सेल। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो तो भी यही चीज़ आएगी, ई सेल ही आएगा बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा और इसके बारे में बताता हूँ आप लोगों को न्यूमेरिकल वगैरह करते टाइम, ताकि आप लोगों को आसानी रहे। देखो, ये मैंने एक एग्जांपल देके बता दी बच्चों आप लोगों को नस्ट इक्वेशन जिंक कॉपर सेल का। इसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, हाफ सेल के लिए भी, कंप्लीट सेल के लिए भी। अगर आप किसी भी सेल का ईएमएफ निकालना चाहते हो तो ये देखो बच्चों, मैं कहता हूँ A+B कंबाइन करके C+D बना रहा है। ठीक है, ये कोई सेल रिएक्शन है मान लो। तो यहाँ पे बच्चों मैं ये कहता हूँ आप लोगों को कि अगर मैं यहाँ नस्ट इक्वेशन अप्लाई करना चाहूँ तो नस्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई होगी बच्चों? नस्ट इक्वेशन ऐसे अप्लाई होगी सेल के लिए, ई सेल
चलो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लो आप लोग, और सिंप्लीफाई ऐसे कर लो। लो मैं लिखता हूँ पूरा, मैं कहता हूँ ए था कोई, वो कन्वर्ट हो गया An+ में और n इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। ऐसे देख लो, ऐसे ज़्यादा आसान रहेगा। और मैंने यहाँ क्या ले लिया बच्चों, मैं यहाँ कहता हूँ, और चलो इसको लिखो, ए किस में लिया मैंने, सॉलिड में ले लिया, ये कन्वर्ट हो गया An+ किस में, एक्वस में, और n इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया। ऐसे ही मैं कहता हूँ यहाँ Bn+ आयंस थे किस में, एक्वस में, n इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, B सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ओवरऑल इक्वेशन लिखना बच्चों, n से n कट गया तो ये लिखा जाएगा सर A सॉलिड प्लस Bn+ आयन किस में, एक्वस में, एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू B सॉलिड प्लस An+ आयन एक्वस में। बच्चों बड़ा ही, अब मैं जनरल सा आप लोगों को रिलेशन बता रहा हूँ, बड़ा ही सिंपल है ये। देखो इसमें क्या करना होगा अब आप लोगों को, अब यहाँ पे अगर मैं नस्ट इक्वेशन अप्लाई करता हूँ, अब मैं यहाँ नस्ट इक्वेशन अगर अप्लाई करता हूँ तो E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT बाय NF नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ B सॉलिड कंसंट्रेशन ऑफ An+ आयन एक्वस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A सॉलिड और कंसंट्रेशन ऑफ Bn+ आयन एक्वस। ये आप लोगों को दी मिलेगी, ये यहाँ पे स्टैंडर्ड बच्चों 1 हो जाएगी, सॉलिड के लिए 1 हो जाएगी, तो E सेल किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा E नॉट सेल माइनस RT बाय NF नेचुरल लॉग। ये न्यूमेरिकल के अंदर आप लोगों को दी मिलेगी बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ An+ आयन एक्वस में ये वैल्यू आप लोगों को वहाँ दी मिलेगी, और कंसंट्रेशन ऑफ Bn+ आयन एक्वस में ये भी आप लोगों को दी मिलेगी। हाँ वो ऑब्वियस सी बात है कि आगे जो कोफिशिएंट आते हैं वो पावर में चले जाएंगे बच्चों, वो आप लोगों को पता ही है। अब ये देखो, ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर को सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, बड़ा आसान नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, मैं कहता हूँ E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल, ध्यान से देखना, नेचुरल लॉग को लिख सकता हूँ 2.303 RT बाय NF लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 आएगा, लॉग बेस 10 आएगा। और इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख देता हूँ बच्चों, इसको लिख देता हूँ मैं कंसंट्रेशन ऑफ An+ आयन किसमें, एक्वस में, और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Bn+ आयन्स किसमें, एक्वस में। यस और नो, लोग आप लोग लॉग टेबल से वैल्यू निकालोगे। ये वाला फैक्टर है, इस फैक्टर में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ये है 2.303 RT बाय NF। अब n तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज है एनोड और कैथोड के बीच में, ये एनोड है और ये है कैथोड। कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ। जैसे जिंक कॉपर की बात कर रहा था तो दो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा था, तो वहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ रहे हो, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन इन दैट रेडॉक्स रिएक्शन। उस रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ या गेन हुआ, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो ये तो वहीं से पता चलेगा। अब बच गया सिर्फ ये फैक्टर। अब R की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी होती है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है सर। F क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट होता है, ये आएगा सर 96,500 कूलम। क्लियर है। अब टेम्परेचर है भाई, 3 टेम्परेचर बता रहा हूँ जो मैक्सिमम टाइम न्यूमेरिकल्स के अंदर पूछे जाते हैं। एक आता है बच्चों 288 केल्विन आता है, या वो टेम्परेचर आपका 298 केल्विन भी दे सकता है, 25 डिग्री सेल्सियस ना, अरे 25 डिग्री सेल्सियस ना, और ये टेम्परेचर आप लोगों को 300 केल्विन भी दे सकता है। समझ रहे हो, 288, 298 और 300 केल्विन, तीनों अलग अलग टेम्परेचर पे। R की और F की वैल्यू तो यही रखनी है, R और F की वैल्यू तो यही रहेगी। टेम्परेचर 288 केल्विन रखा, R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96,500 कूलम, और टेम्परेचर 288 केल्विन। तो बच्चों यहाँ से इस फैक्टर की वैल्यू ये आएगी 0.058, ये याद रख लेना। मैं लिख देता हूँ इसको, 2.303
RT/F, इस फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 0.058। कब? R की वैल्यू इतनी है, फैराडे कांस्टेंट सेम 96,500 और टेम्परेचर कितना 288 केल्विन अगर मैंने रखा तो 0.058 आ जाएगा। अगर 298 केल्विन टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर है 298 केल्विन टेम्परेचर है बच्चों, और R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल और F की वैल्यू 96,500, तो बच्चों यहाँ से इस फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 0.059 आ जाएगी, 0.059। सही है। और अगर टेम्परेचर 300 केल्विन है, पॉइंट लो भाई, R की वैल्यू सेम वही है और F 96,500 है, टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.060। बस ये तीन वैल्यूज़ हैं, ये याद रख लेना, सीक्वेंस में ही है। 288 केल्विन पे 0.058 इस फैक्टर की वैल्यू, 298 पे 0.059 इस फैक्टर की वैल्यू और 300 केल्विन पे इस फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 0.060। अब अगर मान लो इस इक्वेशन को मैं एट 298 केल्विन लिखता हूँ, 298 केल्विन, तो 298 केल्विन कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा सर E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT/F एट 298 केल्विन, कितना 0.059, 0.059 बाई n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज कितना हो रहा है, ये आ जाएगा log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ AN प्लस किस में, एक्वस में, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ BN प्लस किस में, एक्वस में। लो भाई बच्चों, इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई। 0.059 n आप लोगों को न्यूमेरिकल के अंदर दिया मिलेगा, E नॉट सेल आप लोगों को न्यूमेरिकल के अंदर दिया मिलेगा, log की वैल्यू आप लोग log टेबल से देखोगे। तो ये है नेक्स्ट इक्वेशन, आप हाफ सेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और कंप्लीट सेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जहाँ भी ये फैक्टर दिखे, इस फैक्टर को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग टेम्परेचर पे, ये तीन वैल्यूज़ हैं, इनको याद रख लो, न्यूमेरिकल फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। अब बच्चों एक लास्ट टॉपिक आप लोगों को, लास्ट नहीं बोल सकता, सेकंड लास्ट बोलूँगा मैं, एक छोटा सा टॉपिक और करवाना है आप लोगों को इसमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन करवाना है बच्चों आप लोगों को E नॉट सेल के साथ। क्या आएगा? ये नोट कर लेना बच्चों सारा का सारा। लो भाई, नेक्स्ट जो आप लोगों का टॉपिक है बच्चों वो है सेल रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ से भी कई बार यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सेल रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बच्चों थर्मोडायनेमिक्स से ना, लास्ट ईयर आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाई थी, +1 में थर्मोडायनेमिक्स आती है बच्चों। तो थर्मोडायनेमिक्स में एक रिलेशन पढ़ा था हम लोगों ने, शायद अभी ध्यान नहीं होगा आप लोगों को, वो था डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT log Q, ये होता है भाई log Q। अब ये क्या है सर? ये है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है सर, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ये है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन। R की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, T इज़ द टेम्परेचर और Q यहाँ पे होता है रिएक्शन कोशिएंट। ये कैसे निकलता है? ये ऐसे निकलता है, A प्लस B कंबाइन करके C प्लस D बना रहा है। तो किसी भी कंडीशन पे, नॉट एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम की बात मैं अभी नहीं कर रहा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाद में निकालेंगे। रिएक्शन की किसी भी सिचुएशन पे, बिफोर द इक्विलिब्रियम एंड आफ्टर द इक्विलिब्रियम अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो Q की वैल्यू कैसे निकलेगी? Q ऐसे निकलता था, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। किसी भी टाइम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, उसका रेशो विद द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, उसको बोला जाएगा रिएक्शन कोशिएंट। बात क्लियर है? ठीक है ना। अभी इसी रिएक्शन कोशिएंट को मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कब? एट द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम, एट द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चली जाती है तो बस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, उसका रेशो विद द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसको मैं क्या बोलना शुरू कर दूंगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन।
और अगर मैं Kp लिखता हूँ तो इसको बोलता था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। +1 में बताया था आप लोगों को, +1 में बताया था आप लोगों को, अगर याद होगा तो। चलो कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या सिचुएशन हो जाएगी? एट इक्विलिब्रियम बच्चों, इक्विलिब्रियम के ऊपर गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाता है? 0। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी नहीं, दिस गिब्स फ्री एनर्जी विल बी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज विल बी 0। ठीक है, तो Q किसके बराबर हो जाएगा? Kc के बराबर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, डेल्टा G अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो 0 किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT log बेस 10 Kc। तो ये रिलेशन माइनस साइन के साथ, डेल्टा G नॉट माइनस 2.303 RT log Kc, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको बोला जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। बात क्लियर है जी आप लोगों को बच्चों? माइनस 2.303 RT log Kc। अब बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है वो आप लोगों को मैं बता चुका अभी, एक इक्वेशन का एग्जांपल देके। एक रिलेशन और पढ़ते थे बच्चों हम लोग, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। ये भी +1 में आप लोगों को पढ़ाया था, अपनी थर्मोडायनेमिक्स की कॉपी उठा के देखना आप। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल के बीच में रिलेशन होता है। स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के बीच में रिलेशन होता है। अब डेल्टा G नॉट की वैल्यू, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से डेल्टा G नॉट की वैल्यू ये आ गई और ये डेल्टा G नॉट की वैल्यू, दोनों को कंपेयर कर दूंगा फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2 अगर मैं दोनों को कंपेयर कर देता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस NF E नॉट सेल। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज कितना हो रहा है उस सेल के अंदर, वो N आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Kc। माइनस से माइनस गया तो यहाँ से E नॉट सेल कितना निकल जाएगा? ये निकल जाएगा 2.303 RT by NF log Kc। लो जी, आ गया रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और EMF ऑफ सेल के बीच में रिलेशन। अगर किसी रिएक्शन के अंदर आप लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, ये बता रहा है कितने टेम्परेचर पे वो रिएक्शन हो रही है, एनोड और कैथोड के बीच में सेल बन रहा है कोई, वो सेल कितने टेम्परेचर पे काम कर रहा है, तो आप उस सेल का EMF निकाल सकते हो स्टैंडर्ड कंडीशन पे, बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझ रहे हो? अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू दी है तो E नॉट सेल निकाल सकते हो, अगर E नॉट सेल दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा, अगर Kc की वैल्यू दी है तो आप E नॉट सेल निकाल सकते हो, और E नॉट सेल अगर निकल गया तो डेल्टा G नॉट निकाल सकते हो। डेल्टा G नॉट अगर दिया है तो E नॉट सेल निकाल सकते हो, और E नॉट सेल अगर निकल गया तो यहाँ से Kc निकाल सकते हो। तीनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, E नॉट सेल, Kc एंड डेल्टा G नॉट। बात क्लियर है ना? अब देखो इसको, अभी मैंने बताया था इस फैक्टर के बारे में, 2.303 RT by NF, N तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज है ये फैक्टर। अगर मैं ले लेता हूँ एट टेम्परेचर कितना 298 केल्विन, अभी बताया था इस फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाती है एट 298 केल्विन? 0.059 हो जाएगी सर। पुट कर दो तो E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0590, ये देखो ये वाला फैक्टर, ये फैक्टर 0.059 बाय N log Kc, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में। तो नस्ट इक्वेशन के और ये E नॉट सेल और Kc के बीच में जो रिलेशन है, इनके न्यूमेरिकल आप लोग ट्राई करना बच्चों। जो प्रॉब्लम मेरे पास सेंड करना व्हाट्सएप ग्रुप में, वो डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। अब इस यूनिट के अंदर आप लोगों का एक टॉपिक रहता है इलेक्ट्रोलिसिस, वो नेक्स्ट क्लास में मैं कवर कर दूंगा बच्चों। और इस मंडे को, कमिंग मंडे को हम लोग सॉलिड स्टेट करेंगे बच्चों। पहले सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, मैं सोच रहा था सॉलिड को बाद में ही करवाएंगे कि स्कूल वगैरह जब शुरू हो जाएंगे, लेकिन देखते हैं आगे क्या सिचुएशंस रहेंगी। मैं सॉलिड ही करवा देता हूँ पहले, तो इसके बाद इलेक्ट्रो के बाद सॉलिड पढ़ेंगे, उसके बाद सरफेस पढ़ेंगे। हमारा फिजिकल का पार्ट हो जाएगा कवर, और फिजिकल के बाद वी विल स्टार्ट विद ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, देखते हैं जिसके साथ भी शुरू करना है। तो ये था बच्चों आप लोगों का, कोई डाउट हो तो डाउट भेजना। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।